नमस्कार। आज हम एक ऐसी विशाल और रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो प्राचीन भारत के इतिहास को गहराई से खंगालेगी। मतलब पत्थरों के औजार बनाने वाले शुरुआती इंसानों से लेकर उन महान साम्राज्यों के स्वर्ण युग तक की कहानी। सच कहूं तो ये सफर काफी अद्भुत होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस सफर में हम मुख्य रूप से इन पड़ावों से गुजरेंगे। पाषाण युग से बस्तियों तक का सफर, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक युग से जुड़े दिलचस्प विवाद, नए गणराज्यों और दर्शन का उदय, विशाल मौर्य साम्राज्य और अंत में विदेशी आक्रमणों से लेकर स्वर्ण युग तक का काल। तो शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, पाषाण युग से बस्तियों तक, खानाबदोशों से किसानों तक का सफर। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 26 लाख साल पहले। पुरा पाषाण काल का वो कच्चा प्राकृतिक माहौल जहां इंसान ने पहली बार आग पर काबू पाना सीखा था। फिर करीब 10,000 साल पहले मध्य पाषाण काल आया, जब जानवरों को पालना शुरू किया गया। और आखिरकार 6,000 साल पहले नव पाषाण काल आते आते खेती की शुरुआत हुई। देखिए, यह सिर्फ समय बीतने की बात नहीं थी, ये इंसान की काबिलियत की सबसे बड़ी छलांग थी। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि नव पाषाण युग में पॉलिश किए गए औजारों और खेती ने मानव बस्तियों का पूरा नक्शा ही बदल दिया। भीमबेटका की गुफाओं से निकलकर मेहरगढ़ के स्थायी गांवों तक का ये जो शिफ्ट था ना, वो ये बताता है कि कैसे इंसान ने प्रकृति को अपने हिसाब से ढालना शुरू कर दिया था। ये बिल्कुल एक नई शुरुआत थी। आगे बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव पर, सिंधु घाटी सभ्यता, नगर नियोजन के उस्ताद। करीब 2600 ईसा पूर्व में तकनीक ने मानो एक जादू सा कर दिया। जरा सोचिए, जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे, तब हड़प्पा के लोग मजबूत पक्की ईंटों और एकदम सटीक ज्यामिति से अपने शहर बसा रहे थे। हर घर का अपना स्नानाघर, ढकी हुई नालियां और 90 डिग्री पर कटती हुई सड़कें। सच में ये सोच अपने समय से बहुत आगे की थी। अगर हम उस दौर की अर्थव्यवस्था को देखें तो एक बहुत ही संपन्न लेकिन बिना किसी मुद्रा या सिक्कों के चलने वाले समाज की तस्वीर सामने आती है। उनका वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम इतना कमाल का था कि वो जमीन और समंदर के रास्तों से दूर दूर तक, यहां तक कि मेसोपोटामिया तक व्यापार करते थे। बर्तन के बदले अनाज, बिना पैसों के इतना बड़ा व्यापारिक नेटवर्क, है ना कमाल की बात। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, वैदिक युग के विवाद, एक बदलता हुआ समाज। सिंधु घाटी सभ्यता के धीरे धीरे खत्म होने के बाद इतिहास का एक बहुत बड़ा अकादमिक विवाद सामने आता है। इतिहासकार आज भी इन सबूतों को बहुत बारीकी से तौलते हैं। एक तरफ बाहरी प्रवासन सिद्धांत है, जहां तुर्की के बोगाज कोई शिलालेख और संस्कृत लैटिन भाषा के कनेक्शन को आधार माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्वदेशी निरंतरता का सिद्धांत है, जो 13,000 डीएनए सैंपल्स और बागोर की गुफा कला का हवाला देकर कहता है कि ये सभ्यता यहीं विकसित हुई। दोनों ही पक्षों के तर्क वाकई बहुत मजबूत हैं। खैर, समाज का ढांचा भी तो बदल रहा था ना। प्रारंभिक वैदिक समाज को देखें तो वो खुले, मवेशी चराने वाले और काफी हद तक समानता वाले लोग थे, जहां महिलाएं भी सभा में शामिल होती थीं। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये कठोर कृषि प्रधान समाज में बदल गया। जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था तय होने लगी और राजाओं की ताकत बहुत ज्यादा केंद्रीकृत हो गई। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था। चलिए अब चौथे पड़ाव की ओर मुड़ते हैं, नए गणराज्य और दर्शन, महाजनपदों से भिक्षुओं तक। खेती के विस्तार और लोहे के औजारों के इस्तेमाल ने समाज को एक नई दिशा दी। अब छोटे छोटे कबीले खत्म हो रहे थे और उनकी जगह पक्की सीमाओं, किलेबंद राजधानियों और स्थायी सेनाओं वाले महाजनपदों ने ले ली थीं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसे 16 बड़े गणराज्य या राज्य उभरे और असल में यहीं से उन विशाल साम्राज्यों के लिए मंच तैयार हुआ जिन्हें हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन इन राजनीतिक उथल-पुथल और कड़े नियमों के बीच कुछ लोगों के मन में जीवन को लेकर गहरे सवाल उठने लगे। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने जब इंसानी दुखों को देखा तो उन्होंने राजमहल की सुख सुविधाएं छोड़ दी। सवाल यह था कि मानवीय दुखों की इस सार्वभौमिक समस्या का हल कैसे निकाला जाए, और इसी खोज से बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। उन्होंने जो हल निकाला वो 4 आर्य सत्य के रूप में जाना गया। ये बहुत ही व्यावहारिक था। दुख है, दुख का कारण इच्छा है, इच्छा खत्म तो दुख खत्म, और इसके लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना। कुल मिलाकर ये अत्यधिक भोगविलास और कठोर तपस्या के बीच का एक बेहतरीन मध्यम मार्ग था। ठीक इसी समय जैन धर्म ने एक बहुत ही गहरा दर्शन दुनिया के सामने रखा, अनेकांतवाद।
इसे अक्सर उन अंधे लोगों और हाथी की कहानी से समझाया जाता है, जहां हर कोई हाथी के अलग अलग हिस्से को छूकर उसी को पूरा सच मान लेता है। यह सिद्धांत बड़ी खूबी से सिखाता है कि वास्तविकता बहुत जटिल है और किसी का भी नजरिया अपने आप में पूरा सच नहीं होता। आगे चलकर गंगा घाटी में पड़े एक भयंकर अकाल की वजह से जैन समुदाय को दो हिस्सों में बंटना पड़ा। एक दिगंबर संप्रदाय, जिन्होंने कठोर तपस्या और कपड़ों सहित सब कुछ त्यागने का मार्ग चुना, और दूसरा श्वेतांबर संप्रदाय, जो थोड़े सरल नियमों के साथ शांति के प्रतीक के रूप में सफेद कपड़े पहनने लगे। रास्ते अलग जरूर हुए, लेकिन मोक्ष का अंतिम लक्ष्य दोनों का एक ही रहा। अब आते हैं हमारे 5वें और बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर, मौर्य साम्राज्य का उदय, चाणक्य के दृष्टिकोण के तहत एकता। ये वो समय था जब पूरा भारतीय उपमहाद्वीप एक ही झंडे के नीचे आने को तैयार था। अपमान का घूंट पी चुके एक कुशाग्र विद्वान आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त नाम के एक युवा के साथ मिलकर जो कूटनीति रची, उसने इतिहास पलट दिया। उन्होंने भ्रष्ट नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंका और एक नए अखंड मौर्य साम्राज्य की मजबूत नींव रख दी। ये वंशावली अपने आप में बहुत कुछ कहती है। चंद्रगुप्त ने जिस साम्राज्य को बनाया, उसके बेटे बिंदुसार ने उसे और फैलाया, और फिर आए सम्राट अशोक, जिन्होंने इस पूरे साम्राज्य की आत्मा को ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कलिंग युद्ध के उस भयानक नरसंहार ने अशोक को अंदर तक झकझोर दिया था। इसके बाद उन्होंने तलवार से जीतने का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और धम्म का मार्ग अपनाया। अहिंसा, सत्य और धार्मिक सहिष्णुता के संदेश को उन्होंने शिलालेखों और स्तंभों के जरिए दुनिया भर में फैलाया। इसी कदम ने असल में बौद्ध धर्म को एक वैश्विक पहचान दिलाई। और अब हमारे सफर का आखिरी पड़ाव, विदेशी आक्रमणों से स्वर्ण युग तक एक सांस्कृतिक संगम। मौर्य साम्राज्य के कमजोर पड़ने के बाद सरहदें खुलीं और विदेशी आक्रमणकारी आने लगे। लेकिन देखिए, सबसे दिलचस्प बात क्या है? इंडो ग्रीक, शक और कुषाण जैसे ये शासक सिर्फ राज करने नहीं आए। ये लोग धीरे धीरे यहीं की संस्कृति में पूरी तरह घुल मिल गए। उन्होंने हमें बेहतरीन सोने के सिक्के दिए, गांधार कला दी, और सिल्क रूट के व्यापार ने तो पूरी अर्थव्यवस्था को ही एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इन्हीं मिलीजुली संस्कृतियों और शानदार व्यापार ने वो मजबूत जमीन तैयार की जिस पर गुप्त साम्राज्य खड़ा हुआ। श्रीगुप्त से शुरू होकर चंद्रगुप्त प्रथम के महाराजाधिराज बनने तक का सफर, ये वो समय था जिसे इतिहास में प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। विज्ञान, कला, साहित्य, हर क्षेत्र में उस वक्त जो विकास हुआ वो सच में अभूतपूर्व था। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। लाखों सालों के इस लंबे सफर में अनगिनत साम्राज्य बने, टूटे और मिट्टी में मिल गए। लेकिन क्या प्राचीन भारत की असली ताकत उसकी तेज तलवारों और विशाल सेनाओं में थी, या फिर उसके दर्शन, उसकी सोच और सहिष्णुता में, जो आज इतने हजारों साल बाद भी हमारे बीच जीवित है? सोचने वाली बात है ना? खैर, इतिहास के पन्नों को पलटने का यह सिलसिला यहीं थमता है, लेकिन सीखने की यह भूख हमेशा बनाए रखिएगा।